Good morning, everyone. As you know, our half yearly exams are approaching, and we have finished our syllabus, and it will be shared soon in the respective subject groups. So, today we are going to revise chapter friction. Okay, so what do you mean by friction? Friction is it is a type of force. Okay, so first we will study about force. What do you mean by force? Push or pull on any object is called force, and it is of two types. We have two types of force: contact forces and non contact forces. Contact forces वो forces होते हैं when the two objects are in contact with each other and the force is acting between those two objects. Okay, like muscular force and frictional force, these are the two examples of contact force. So muscular force, how it is an example of contact force? Why? Because muscular force, when we lift a bag or when we lift a bucket, जब हम किसी भी सामान को लिफ्ट करते हैं तो हमारी मस्कुलर फोर्स जो है, मसल्स जो है हमारी वर्क करती हैं, फोर्स जो है वो मसल्स लगाती हैं, एंड द मसल्स मीन्स अ बॉडी एंड दैट मटेरियल लाइक अ बैग और अ बकेट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. बकेट, और जब हम बकेट को या हम बैग को उठा रहे हैं तो बकेट और हमारी बॉडी जो है वो कांटेक्ट में है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड बाय मसल्स. सो मसल्स आर अप्लाइंग फोर्स एंड it is acting between two objects, body and your bucket or a bag, and those two objects are in contact with each other. So that is a type of contact force. Okay, सो whenever कोई भी फोर्स जो है अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगे और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस. ओके, द सेकंड टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज आल्सो type of contact force, means it always acts between two objects that are in contact with each other. Okay, and what about non-contact force? Non-contact forces are those forces that act between the objects and the objects are not in contact with each other. Okay, like example, gravitational force, electrostatic force, and magnetic force. In this chapter, we will revise only frictional force. So, what do you mean by frictional force? Let us first view the applications of friction. What are the applications of friction? You must have noticed कि जब हम बनाना पील के ऊपर जैसे हम अपना पैर रखते हैं तो वी में स्लिप, हम स्लिप हो जाते हैं. ओके, एंड कुछ टाइम के बाद जब हम बॉल थ्रो करते हैं, इट रोल्स ऑन द ग्राउंड. कुछ टाइम तक वो रोल करती है ग्राउंड पे, एंड आफ्टर सम टाइम बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती है. तो सम फोर्सेस देयर जो कि बॉल को जो है वो स्टॉप कर रहा है, तो दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, जो मोशन को रोकता है. So force of friction, here one figure is given. A cycle is here, and see the cycle जो है वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. मीन साइकिल जो है वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है. ओके, तो फोर्स जो है आप लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तभी आपकी साइकिल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है. तो क्या होएगा, अगर आप फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, पीछे से आपको कोई पुश करता है और आप भी साइकिल जो है वो इसी डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर कोई फोर्स जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यू आर राइडिंग अ बाइसिकल इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, और आपको जो है राइट डायरेक्शन में कोई रोके या कोई फोर्स लगाए, तो विल इट बी एबल टू राइड द बाइसिकल इजीली? नो. ओके, तो बाइसिकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है और बाइसिकल जो है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो मींस दिस फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा है, ये मोशन में है साइकिल, इसको कोई अपोज कर रहा है, तो दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. सो हाउ कैन यू डिफाइन द फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोर एग्जाम्पल्स आर देयर कि सपोज अ क्रिकेट बॉल इज हियर. क्रिकेट बॉल को जो है आपने रोल किया ग्राउंड पे, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस बॉल जो है यहाँ स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बॉल ग्राउंड के ऊपर है. ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, बॉल के मोशन को रोक रहा है. ओके, सो बॉल की डायरेक्शन अगर ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट होगी. Now one more figure is there. A table is here. Book is moving from A to C.
बुक ए पे है, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और वो सी पे आकर जो है वो स्टॉप हो गई है। तो क्यों स्टॉप हुई? क्योंकि टेबल का जो सरफेस है और बुक का जो सरफेस है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इसके मोशन को रोक रहा है, वो इस डायरेक्शन में है। बुक आपकी इस डायरेक्शन में मूव करे तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मोशन, दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन। व्हाट आर दोज? नेचर ऑफ सरफेस एंड वेट। ओके, नेचर ऑफ सरफेस मींस अगर सरफेस जो है आपका स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो, पानी गिरा हो या बनाना पील के ऊपर आप स्टेप रख दें या फिर ऑयल गिरा हो, ऑयल स्पिल हुआ हो, अगर उस पर हमारा पैर पड़ जाए तो व्हाट हैपन? वी में इजीली स्लिप, क्योंकि उस केस में सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाता है। लेस फ्रिक्शन की वजह से वी में स्लिप। ओके, एंड रफ सरफेस ऑफर्स मोर फ्रिक्शन। हाउ? यू कैन सी कि अगर रफ रोड है, अगर रोड जो है, सपोज देयर इज अ रोड एंड इट इज रफ अनइवन रोड है, एंड इफ यू वांट टू ड्रैग अ वुडन बॉक्स, उस रोड पे आपको वुडन बॉक्स को ड्रैग करना है, खींचना है, पुल करना है, तो इट इज डिफिकल्ट कि आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉक्स जो है वो आपका इजीली मूव कर रहा है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वो बॉक्स जो है वो आपका इजीली मूव कर जाएगा। अगर सरफेस रफ होगा तो बॉक्स जो है वो इजीली मूव नहीं करेगा। तो उस केस में क्यों? क्योंकि वहां जो है सरफेस रफ है और उस केस में फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। नाउ द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट फ्रिक्शन इज वेट। नाउ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर इरेगुलरिटीज होंगी वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो अगर वेट ज्यादा होगा, आई गेव यू वन एग्जांपल कि अगर मैथ पे जो है कोई स्टूडेंट बैठा है, आपका कोई फ्रेंड बैठा है एंड यू वांट टू ड्रैग, तो वो उसको ड्रैग करना इजी नहीं होगा। अगर मैथ पे कोई नहीं बैठा, यू कैन इजीली ड्रैग। बाय? क्योंकि मैथ के ऊपर है जो वेट पड़ गया, तो उससे क्या हुआ कि जो सरफेस है वो आपस में हार्डली प्रेस हो गए। हार्डली प्रेस हो गए तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो आपका इंक्रीज हो गया और वो इजीली उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, वो मोशन को अपोज करेगा। सो देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस एंड सेकेंड इज वेट। नेचर ऑफ सरफेस में अगर सरफेस जो है आपका स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन लेस होगा, अगर सरफेस जो है वो रफ होगा तो फ्रिक्शन जो है वो मोर होगा। एंड वेट, अगर वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, वेट कम है तो फ्रिक्शन भी आपका कम होगा। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? सी, आई टोल्ड यू कि friction always exists between, it always occurs between two objects that are in contact with each other. Now see, a book is here, a book is placed on the table, तो book का surface और जो table का surface है, I have shown here. Suppose this is a book surface and this is your table surface. चाहे दिखने में they appear to be smooth, but actually में no surface is smooth. आइडियली जो है कोई सरफेस जो है वो आपका स्मूथ नहीं होता है। देखने में चाहे वो स्मूथ लग भी रहा है लेकिन होता नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती ही होती हैं। सो क्या होगा, जैसे बुक के जो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं और जो टेबल के सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं, ये आपस में लॉक हो जाती हैं। ये लॉक हो जाएंगी तो इनको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू द अनइवननेस ऑफ द सरफेस, और यू कैन से सरफेस इरेगुलरिटीज। ये सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं, दे गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, दैट इज अ बेसिक कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, एंड व्हाट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। सपोज अ बॉक्स इज हियर, यह भी रेस्ट पोजीशन पे है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस और बॉक्स के बीच में, जो फोर्स लग रहा है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी तो ये बॉक्स जो आपका रेस्ट पे है, ये तो ये मूव करता रहता है अपने आप ही। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही हमने इसको थोड़ा और फोर्स लगाया तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम किया और ये स्लाइड करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो जब ये स्लाइड कर रहा है उस केस में जो फोर्स लग रहा है, तब भी उस केस में भी बॉक्स और सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा। सो दैट
एट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्लाइड कर रहा है और उसके बीच में जो है जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब सपोज अ बॉक्स इज हियर, अगर आपने इसको मूव कराना है तो इट इज डिफिकल्ट टू मूव। अगर कोई बॉक्स मूव कर रहा है, आपको उसको कॉन्टिन्यूसली मूव करना है, तो आप उसको इजीली और मूव करा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर चुका है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू जो है, इट मींस इट इज ग्रेटर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इज कम। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, आपने इसको, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है ना, तो वो रुकेगा तो सही, लेकिन मुझे उसको मूव कराते रहना है, तो मुझे कॉन्स्टेंटली जो है पीछे से इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स मैं लगा रही हूँ ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा सेम स्पीड के साथ मूव करता रहे, तो दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, द नेक्स्ट कम्स फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल advantages and disadvantages. Now friction help us to walk and to ride. अगर friction ही नहीं होगा, will we be able to walk or ride? No. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फ्लोर पे स्लिप करते रहेंगे, हम स्टैंड नहीं हो पाएंगे, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। तो इट हेल्प अस टू वॉक एंड इवन इट हेल्प अस टू राइट। आप जब नोटबुक में लिखते हैं तो देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन योर पेन्स और पेंसिल्स एंड बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट। नहीं तो आप पेंसिल जैसे रखेंगे, पेंसिल नोटबुक से स्लिप होती जाएगी, तो इट इज डिफिकल्ट टू राइट। तो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक एंड इट हेल्प अस टू राइट। और फ्रिक्शन जो है जैसे कार्स होते हैं, कार्स की जो टायर्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से जो है, फ्रिक्शन की हेल्प से ही, और टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में, रोड के बीच में, तो उनके सरफेस में भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो दैट इज व्हाई द कार जो है वो आगे मूव कर पाती है, नहीं तो कार तो स्किड कर जाएगी एंड इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। एंड फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स। फ्रिक्शन जो है वो आपको होल्ड करने में भी, थिंग्स को होल्ड करने में भी हेल्प करता है। सपोज यू हैव अ ग्रीसी ग्लास, ग्लास के सराउंडिंग पे आपने जो है ग्रीस लगा दी, विल यू बी एबल टू होल्ड दैट ग्लास? नो। क्यों? क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है आपको हेल्प करता है टू होल्ड द थिंग्स ऑल्सो। नाउ वी विल स्टडी द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत जो है एनर्जी का लॉस होता है। हीट प्रोड्यूस हो रही है मीन्स एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इट कॉजेज द लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, शूज wear out slowly, tires of the vehicles wear out gradually, and it reduces the motion of the moving parts of the machines. जैसे शूज के नीचे जो सोल्स होते हैं और जो टायर पे जो ग्रूव्स बने हुए होते हैं, धीरे धीरे जो है वो वेयर आउट हो जाते हैं। ठीक है, स्मूथ हो जाता है उनका सरफेस। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उनके जो सोल्स हैं वो वेयर आउट होने की वजह से उनका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है, पुराने शूज पहनो जिनके नीचे ग्रूव्स नहीं है या टायर्स पुराने हो चुके हैं, तो उससे गाड़ी जो है या हम लोग जो है वो इजीली जो है वो स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम जो है स्टैंड कर पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं। अगर ग्रूव्स नहीं होंगे, आपके जो टायर्स पे ग्रूव्स नहीं होंगे, शूज के नीचे जो सोल्स है उसके ऊपर पैटर्न पर्टिकुलर नहीं बना होगा, तो क्या होगा, स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन वो वियर आउट कैसे होते हैं, अगर सरफेस जो है मान लो रफ है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, अगर आप उसके ऊपर चलते हो शूज पहन के, तो आपके शूज जो है वो इजिली वेयर आउट हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। Fourth point, कि it reduces the motion of the moving parts of machine. Sometimes you must have noticed कि अगर कोई मशीन के पार्ट्स है वो जाम हो जाते हैं, नहीं चलते आगे, तो हम उसमें ऑयल डालते हैं। लाइक आप डोर्स ही ले लो, डोर के जो हिंजेस होते हैं, हम उनमें, जिनको हम हिंदी में कब्जे बोलते हैं, उनमें हम ऑयल डालते हैं, उनको लुब्रिकेट करते हैं, ताकि डोर जो है वो उनकी मूवमेंट इजीली वो ओपन हो जाए, इजीली वो क्लोज हो जाए। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को रोकता है। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो गेट की या डोर की मूवमेंट जो है वो इजीली नहीं हो पाती है। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को रिड्यूस करता है, इसी तरह मशीन के पार्ट्स में भी। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज increasing and decreasing friction. Now we will study ki how can we increase friction and how can we decrease friction. Sole of shoes have groove. अब सोल जो है शूज के ग्रूव्स होते हैं, right now I told you
कि शूज के जो है ग्रूव्स होना क्यों जरूरी है, ताकि ग्रूव्स होंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बेटर ग्रिप होगी एंड वी मे नॉट स्लिप. ओके. सेकेंड, जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स. कुछ पाउडरी कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिनसे उनके हैंड स्लिप ना हो, तो दैट इज अ कोर्स सब्सटेंस. तो वो क्या करता है कोर्स सब्सटेंस, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है एंड दे अप्लाई ऑन देयर हैंड्स ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए बेटर ग्रिप के लिए. ओके. वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड पे हमें क्या चाहिए, कैरम कॉइन्स जो है वो इजीली स्लाइड करें, तो वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर. हम पाउडर डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सके. ओके. एंड कैरम कॉइन्स जो है वो इजीली मूव कर सके. Few drop of oil are poured on the hinges of our door. Mechanic use grease और oil between the moving parts of machines. Mechanic भी जो है वो grease और oil का use करते हैं between the moving parts of the machine, ताकि उनको lubrication provide रहे. उनको lubrication वो लोग provide करते हैं ताकि machine के जो parts हैं वो easily move करें. So these are the substances that reduce friction, जैसे oil हो गया, grease हो गया, है ना. तो fine powder you have sprinkled on the carom board. So these are the lubricants. ओके. तो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. नाउ व्हील्स आल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन. अगर कोई सूटकेस है उसके नीचे व्हील्स लगे हो तो उसको हम कैरी करना इजी है, उनको हम हैंडल से पकड़ के इजीली उनको कैरी कर सकते हैं. व्हाई, क्योंकि ये जो व्हील्स हैं ये रोल करते हैं सरफेस के ऊपर, और ग्राउंड के बीच में और इन व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन जो है फिर बहुत कम होता है. And this body rolls over the surface of another, means ये जो wheels हैं they roll on the surface of the road. ठीक है. और इस केस में फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है एंड इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. जब कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर जो है वो रोल करती है, और उस केस में जो फ्रिक्शन जो है वो ऑफर होता है, रेजिस्टेंस जो है ऑफर होता है, दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. तो सबसे ज्यादा जो है वैल्यू किसकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन. देन कम्स योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है. ठीक है. द नेक्स्ट कम्स बॉल बियरिंग्स. बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं, मशीन के पार्ट्स में यूज होते हैं ये, ताकि मशीन का पार्ट जो है वो इजीली मूव कर सके एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन आल्सो. ओके. इसमें मेटल के बॉल्स होते हैं इनर उसमें, एंड दीज मेटल बॉल्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. The next come fluid friction. Fluid friction means the friction offers by liquids or gases. Liquids or gases that can flow and they are called fluids. And the friction offered by the liquids or the gases, they are called fluid friction, और fluid friction को हम drag भी बोलते हैं. And your fluid friction depends on the speed of an object and the shape of an object. Okay. Shape का आप बता सकते हैं, जैसे अब फिश हैं, एरोप्लेन्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है. स्ट्रीमलाइन शेप इनको क्या करती है, फ्रिक्शन जो है वो लेस ऑफर होता है, मींस दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन. लेस फ्रिक्शन को अगर ये एक्सपीरियंस करते हैं, इनके ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है, तो उनकी मूवमेंट में उनको इजीली उनकी मूवमेंट हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन. द फैक्टर्स on which your fluid friction depends are speed of object and shape of object. So this was all about your chapter friction. Okay, just go through it, revise the chapter, learn the question answers, and do the practice questions. Okay, thank you class and have a nice day.